अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, कैमरामैन मुबशर यासीन के साथ। आज तारीख़ बताने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि ये तारीख़ हम सब के दिलों पे लिखी हुई है। यौम आज़ादी 2023 और देसी महीने भादों की तारीख़ है आज पहली। आज आपसे जो बात करनी है, एक तो यौम आज़ादी का आपको पता है दिन है, तो कौमी असम्बली के बारे में बहुत से सवालात हैं कि ये कौमी असम्बली कैसी है। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये सबसे बुरी असम्बली थी। इस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो असम्बली में आखिरी तकरीर की, उन्होंने भी कई क्वेश्चन खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ज़रदारी उनके वालिद और नवाज़ शरीफ उनको इस जगह पे या ऐसी बातों पर मजबूर ना करें कि जिनसे उनके लिए आइंदा मुश्किलात हो। असम्बली के फ्लोर पे इस तरह की बातों का मतलब ये है कि असम्बली अपना किरदार पूरी तरह से अदा नहीं कर सकी। मैं आज जो आपसे बात करना चाहूँगा वो ये कि जो नए निगरान वज़ीर आज़म आए हैं अनवारुल हक काकड़, उनकी माली हैसियत क्या है, कितना टैक्स देते हैं, वो उनका सोच क्या है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ वो क्या कहते हैं। और दूसरा ये कि मेरा अपना एंगल है फाइनेंसिस के हवाले से। मेरी चूँकि मैं स्टूडेंट हूँ इकनॉमिक्स रिपोर्टिंग का पिछले 25-26 साल से, तो मैं उस एंगल से चीज़ों को देखता हूँ। तो मैंने देखना है कि असम्बली ने शफाफियत के हवाले से क्या किरदार अदा किया है। वैसे तो ये कहते हैं कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़नी चाहिए, मामलात को शफाफ होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मियाँ शहबाज शरीफ जो आज साबिक़ वज़ीर आज़म हो गए हैं, उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी और जमहूरियत साथ साथ चलती है, दोनों अलहदा नहीं चलती। लेकिन वो ख़ुद क्या करते रहे, और पीटीआई की जो हुकूमत थी, जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे, उनकी हुकूमत इस हवाले से क्या करती रही। यानी मुझे ये साबित आपको करना है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जब अपनी बारी आती है ट्रांसपेरेंसी की, अपने बारे में डिस्क्लोजर की, अपना आप बताने की, तो ये सब एक जगह पे जमा हो जाते हैं। अवाम को कहते हैं कि अपने एसेट्स डिक्लेयर करो, लेकिन अपनी बारी जब आती है तो ये क्या करते हैं। मैंने आपको ये आज सारी चीज़ साबित करनी है विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, शवाहद के साथ। अगर ये चैलेंज करना चाहें 1172 पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के, तो ये कहीं भी चले जाएँ, चैलेंज कर सकते हैं। हम अपनी खबर पे ऊपर पूरी तरह से कायम रहेंगे, कायम हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे साथ है। सबसे पहले बात करते हैं निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की। अनवारुल हक काकड़ जो है वो अपने आप को एक नॉर्मल सा छोटा सा ज़िम्मेदार बताते हैं और एक आम आदमी तसव्वुर करते हैं। उनकी देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये असल में सूरत हाल जो मैं आपको वाज़ेह करना चाह रहा हूँ वो क्या है। पहले इनकी आमदनी सुन लें, जो आज तक डिस्क्लोजर है उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ। इनकी कुल आमदन है नॉर्मल इनकम उसे कहते हैं कि जो इनको तनख्वाह मिलती है वो, और अगर इन्होंने कोई कारोबार किया है वो, और अगर से कहीं से कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका कोई मुनाफा या डिविडेंड आता है तो वो। तो ये सारी चीज़ें 3-4 मिला के जो इनकी नॉर्मल इनकम मुझे बता रहे हैं वो है 38,56,000 रुपये। इनकी प्रेजेंटिव इनकम, यानी ये एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करते हैं, कोई किसी जगह पे इनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड के डायरेक्टर नहीं है, तो वहाँ पे इनकम इनकी है सिफर, कोई इनकम नहीं है। ज़रिए आमदनी इन्होंने शो की है 16 लाख रुपए सालाना। तो 16 लाख रुपए सालाना पे जो बलूचिस्तान से रहने वाले हैं, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का, 4 लाख रुपए सालाना इनकम तक तो अगर हो तो वो माफ़ है, कोई टैक्स नहीं है। और अगर 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक इनकम हो तो उसके ऊपर सालाना 1,000 रुपये टैक्स है। कितना? 1,000 रुपये। पंजाब में भी इसी किस्म की सूरत हाल है। और अगर 8 लाख से 12 लाख रुपए तक इनकम हो तो उसके ऊपर है 2,000 रुपये टैक्स, यानी 8 से 12 लाख। तो इनकी 16 लाख, 4 लाख रुपए एग्जेम्पशन थी वो निकल गई, तो 12 लाख वाले ज़री इनकम टैक्स अदा किया 2,000 रुपये, और बाकी 50,800 रुपये इन्होंने जो इनकी नॉर्मल इनकम है उस पर दिया। तो यानी मिला जुला के इनका माहाना इनकम टैक्स बनता है 4,400 रुपये जो इन्होंने डिक्लेयर किया। ये है निगरान वज़ीर आज़म की माली हैसियत और उनकी टैक्स की अदायगी की ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ सूरत हाल। अब मैं चलता हूँ कि मैं जो कहता हूँ ना कि ये असम्बली जो है ये किस तरह से अपने मामला को छुपाया इसने। देखिए, इसहाक डार जब वज़ीर ख़जाना थे 2014 में, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो 6 जनवरी को इन्होंने एक तकरीर की ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में। तो इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में जो पार्लियामेंटेरियन हैं तकरीबन 1176 सूबाई असम्बलियाँ, सेनेट और कौमी असम्बली मिला के, तो हम इनकी टैक्स डायरेक्टरी शाये करेंगे। और टैक्स डायरेक्टरी जो होगी इसके अंदर इनका तमाम खाता होगा कि इनकी इनकम क्या है और इनकी सैलरी क्या है। तो ये सिलसिला चला। इसहाक डार ने वो 2014 को उसको उन्होंने पूरा कर दिया और पहली बार इनकम और पार्लियामेंटेरियंस की 1176 में से
27 की डिक्लेरेशन आ गई थी तो वो उन्होंने शाये कर दी। पता लग गया कौम को पहली बार कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बैठे लोगों की इनकम क्या है और वो क्या टैक्स देते हैं, इससे पहले पता नहीं था। अच्छा, अब ये उन्होंने किया क्यों? इसलिए किया कि जो इनकम टैक्स आर्डिनेंस 2001 है उसकी क्लास सब क्लास 6 और क्लास 216 के तहत ये डिक्लेरेशन करना ज़रूरी है। और ये मंजूरी कौन देता है? ये मंजूरी देती है पाकिस्तान की काबीना, वफाकी काबीना इस टैक्स डायरेक्टरी को शाये करने की मंजूरी देती है और फिर इस कानून के तहत ये टैक्स डायरेक्टरी शाये कर दी जाती है। ये डिक्लेरेशन, मैं ये नहीं कहता कि ये पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी टैक्स गोशवारे दाखिल नहीं किए होंगे, किए, लेकिन हुआ क्या है वो बताता हूँ। 2014 की टैक्स डायरेक्टरी शाये हुई, 2015 वाले माली साल की टैक्स डायरेक्टरी शाये हुई, 16, 17, 18 तक ये टैक्स डायरेक्टरी शाये हुई। अब आ गई पीटीआई की हुकूमत। पीटीआई की हुकूमत ने ये 2018 वाली टैक्स डायरेक्टरी शाये नहीं की, 2019 में की टैक्स डायरेक्टरी शाये की जाके शौकत अली ने 2022 में, यानी 19 की शाये कर दी, 2022 में जाने से हुकूमत खात्मे से तकरीबन ये अप्रैल में हुकूमत ख़त्म हुई है तो फरवरी मार्च में। ये वैसे होता ही है, थ्रेशोल्ड ये है कि ये 15 फरवरी तक ये आपको शाये करनी होती है और उससे पहले वफाकी काबीना या पाकिस्तान की पार्लियामेंट या कौमी असम्बली इसकी मंजूरी देती है कि शाये कर दो। इन पार्लियामेंट इस गोशवारों की जो उन्होंने दाखिल की है पार्लियामेंटेरियंस ने, कौमी असम्बली ने और वफाकी काबीना ने, इमरान खान की वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी 2019 वाली तो दी, 20 और 21 की नहीं दी, यानी 2 साल वो उन्होंने ये टैक्स डायरेक्टरी शाया करने की इजाज़त एफबीआर को नहीं दी। तो चले गए, अपने तमाम खाते छुपा लिए। लेकिन हमारे पास जो उनका रिकॉर्ड मौजूद है 2022 वाला, उसके मुताबिक मैं आपको ये साबित करूंगा कि इनकी इनकम क्या है। ये एग्रीकल्चर से क्या इनकम है, यानी बड़े बड़े जागीरदार जो पाकिस्तान में पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं वो इनकम का शो करते हैं। आप हैरान हो जाएंगे शाह महमूद कुरैशी की इनकम सुन के और चौधरी परवेज़ लाई की इनकम सुन के और चौधरी सालक हुसैन की इनकम सुन के। बड़े बड़े फ्यूडल्स हैं, इनकम देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये तो मजाक है। इससे ये यानी ये छुपाते क्यों है, इससे ये भी साबित होगा। आगे चलता हूँ, इनवारुल्लाह काकड़ का बता दिया। अब मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मैंने आपको क्लासेस बताई हैं उसके तहत पीटीआई ने तो नहीं शाया की। अब 2022 की डायरेक्टरी जो है वो 2023 में शाया होनी थी, यानी फरवरी 15 2023 तक ये 2022 वाली शाया होनी चाहिए थी, 2021 वाली भी शाया होनी चाहिए थी, ये भी शाया नहीं। 19 के बाद पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने अपने आप को शफाफियत के हवाले करने से अमलन इनकार किया। ये लोगों को नहीं पता कि वो क्या कमाते हैं और कितना टैक्स देते हैं। लोगों को वो कहते हैं दुकानदार को भी टैक्स दो, पाकिस्तान के अवाम को माचिस पे भी टैक्स मांगते हैं, पाकिस्तान के अवाम से दूध पे भी टैक्स मांगते हैं, पाकिस्तान के अवाम से अद्वियात पे भी टैक्स मांगते हैं, पाकिस्तान के अवाम से इवन आटे पे भी टैक्स मांगते हैं। आटे पे टैक्स इस तरह से मांगते हैं कि इंडायरेक्टली टैक्स वसूल किया जाता है जो बिजली के बिलों में, गैस में, और ये जो पीटीवी की फ़ीस आवाम से वसूल की जाती है, ये सारे वो खर्चे हैं जो इंडायरेक्टली पाकिस्तान के गरीब अवाम की जेबों से निकाले जा रहे हैं। IMF की शराइत हो या नॉर्म, जब IMF की शराइत नहीं भी थी तो तब भी ये टैक्स लगे हुए थे, तब भी बिजली के बिलों के ऊपर टैक्स दर टैक्स है। 7 किस्म के टैक्सेस हैं, पेट्रोल पे भी और बिजली पे भी, क्योंकि सलाहियत नहीं है। एफबीआर उनकी टैक्स डायरेक्टरी तो शायद नहीं करता, अपने कानून पे इम्प्लीमेंट नहीं करता। अभी जो टमाना साहब आए हैं नए चेयरमैन एफबीआर, ज़रा जुर्रत करें ना, ये टैक्स डायरेक्टरी तो शायद कर देना, क्योंकि इनकम टैक्स के गोशवारे तो उनके पास पड़े हैं। पार्लियामेंट ने नहीं मंजूरी दी, असम्बली फारिग हो गई, केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई, ना उसने पार्लियामेंट ने आना ना मंजूरी देनी है, तो अब अपना अख्तियार इस्तेमाल करें और शाया कर दें टैक्स डायरेक्टरी। और दूसरा ब्लंडर किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जनाब सिकंदर राजा साहब ने। सिकंदर राजा साहब, आपके पास इनकी सारे एसेट्स जो है वो डिक्लेयर हुए आए हैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस के, तो आपने वो शाये क्यों नहीं किए? आप क्यों दबा के बैठे हुए? शाये करें, पाकिस्तान के अवाम को पता चले कि इनके देखे असासे जो होते हैं, जो असासे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बताने हैं, और जो आमदनी और टैक्स है वो एफबीआर ने बताना है। दोनों कौम के ये इदारे जो पाकिस्तान के अवाम के पब्लिक के टैक्स से चल रहे हैं वो ये नहीं बताते कि इनके एसेट्स क्या हैं। वैसे रोज़ कहते हैं इलेक्शन 90 दिन में होगा, नहीं होगा, पार्लियामेंट जो है वो नई जब आएगी तो क्या डिलिमिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूंसीज की नए लॉ के मुताबिक होगी। पार्लियामेंट की, काबीना की और CCI की, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की ये बात तो हम मानते हैं कि नहीं, मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन होगा। ये क्यों नहीं मानते?
یہ اختیار کیوں نہیں استعمال کرتے کہ ان پارلیمنٹیرینز کے آپ ایسٹس بھی ڈکلیئر کریں, جلدی سے ان کی ایسٹس کی ڈائریکٹری شائع کریں, اور ویب سائٹ پہ کیوں نہیں ڈالتے, چھپا کر رکھی ہوئی ہے پچھلی بھی اور اب بھی. موازنہ کرے قوم کے ان کے ایسٹ کیسے بڑھے, کیوں بڑھے, جب قوم غریب ہو رہی ہے تو یہ امیر کیسے ہو رہے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے سلطان سکندر راجہ صاحب کے لیے بھی اور ایف بی آر چیئرمین مسٹر ٹوانا صاحب کے لیے بھی. بتاتا ہوں کہ ان کے جو ہیں وہ انہوں نے ڈکلیریشن کیا دی ہوئے. دیکھیں پاکستان میں جاگیرداری نظام ہے, سرمایہ داری نظام بھی ہے, یہ ملوں والے بھی ہیں, جاگیر والے بھی ہیں, یہ دونوں جگہ پہ اپنی جو اسٹرینتھ ہے وہ شو کرتے ہیں. سب سے پہلے بتاتا ہوں میں جو آج کل قائم چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے شاہ محمود قریشی کہ ان کی آمدنی کیا ہے. انہوں نے 37,63,000 کی کل آمدنی نارمل انکم شو کی ہے. زراعت میں وہ کہتے ہیں کہ 3.5 لاکھ کی انکم ہوئی ہے انہیں سال کی, 3.5 لاکھ روپے. اب شاہ محمود قریشی سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کو تو لوگ فیوڈل سمجھتے ہیں, تو آپ کے پاس تو انکم, آپ کے پاس تو زمین ہی نہیں. 3.5 لاکھ روپے انکم اس لیے کہ 4 لاکھ پہ پنجاب میں ٹیکس لگنا شروع ہوتا ہے, تو 4 لاکھ سے نیچے ہو تو ٹیکس دینا ہی نہیں پڑتا. تو ٹیکس گوشوارہ دیا وہ 3.5 لاکھ روپے انکم کا دیا ہے, تاکہ آگے جا اس کا کوئی آڈٹ کرنے والا نہیں ہے پنجاب میں. بورڈ آف ریونیو کے جو ممبر سینئر ممبر ہیں ریونیو بورڈ آف ریونیو, وہ یا نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کریں نظر آڈٹ کہ شاہ محمود نے کیسے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے پاس 3.5 لاکھ کی انکم ہے. ہاں, شاہ محمود قریشی پچھلے 25 سال سے فارمر ایسوسیٹس پاکستان کے چیئرمین ہیں. یہ پاکستان میں کسانوں کی سب سے آرگنائزڈ اور سب سے بڑی تنظیم ہے جس کے وہ چیئرمین چلے آ رہے ہیں. تو بلال اسرائیل صاحب, آفاق ٹوانا صاحب, اور یہ فاروق باجوہ صاحب, اور یہ رابعہ سلطان صاحبہ, اور یہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو سابق گورنر ہے, وہ یہ سب اس تنظیم کے ممبر ہیں. فارغ کریں نا شاہ محمود قریشی کو فیب سے, کسی پریکٹیکل کسان کو لائیں, بلال اسرائیل کو لے آئیں, فاروق باجوہ کو لے آئیں, کسی اور کو لے آئیں کہ جو پریکٹیکل کسان ہے. تو یہ تو اب کسان رہے نہیں, 3.5 لاکھ کی انکم والا کوئی کسان ہوتا ہے. تو یہ کسان نہیں رہے, یہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتے, لہٰذا انہوں نے وہاں پہ 0 انکم ٹیکس ادا کیا. ٹوٹل جو انہوں نے بات یہ ہے کہ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ اپنے معاملات میں یہ پورے ہیں, لیکن جو ان کے قوم کو بتانے کی شفافیت کا معاملہ ہے وہاں پہ یہ 0 ہے. اب یہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لائی صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کی 72,14,000 روپے نارمل انکم ہے. 72,14,000 روپے نارمل انکم کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو فلور ملے ہیں یا کوئی اور کاروبار ہے وہ, اور بطور چیف منسٹر جو انہوں نے سیلری لی ہے وہ, اور وہ جو بطور اپنا یہاں پہ اسپیکر کے طور پہ سیلری لیتے رہے وہ, یہ سارا ملا جلا کے ان کی سال کی انکم انہوں نے شو کی ہے 72 لاکھ روپے 14,000 روپے. تو ایگریکلچر انکم, لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ فیوڈل بھی ہیں, زمیندار بھی ہیں. زمیندار نہیں ہے, 0 انکم, پوری 0 انکم ہے, 0 یہ والی کوئی انکم نہیں ہوئی ان کو. تو پھر انکم عمران خان صاحب کا بھی بات کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی تنخواہ ملی, جو ان کا کاروبار ہے, جو انہوں نے کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی بانڈ شانڈ خریدے ہیں, وہ ملا جلا کے ان کو انہوں نے ٹیکس دیا 98,54,959 روپے. یہ آخری ڈکلیریشن ہے ان کا 2019 کا, جو 2022 میں شائع ہوا ہے. اور 2022 میں وہ یہ کہتے ہیں, ایف بی آر والے شوکت ترین صاحب نے اناؤنس کیا تھا کہ یہ وہ وہاں تک کی انکم ہے جو انہوں نے آخری گوشوارہ, یعنی یہ 2022 کا گوشوارہ ہی سمجھیں پھر اس کو. لیکن یہ ہے کہ 2022 کا گوشوارہ باقاعدہ جب ڈکلیئر ہو کے آئے گا ایف بی آر کی ڈائریکٹری میں, تب پتہ چلے گا کہ ان کی انکم کیا ہے. بڑے بڑے فیوڈلز کی انکم بتاؤں گا ڈاکٹر. اچھا, پنجاب میں سب سے پہلے پنجاب میں شروع کرتے ہیں یا پورے ملک میں شروع کریں؟ ملک میں شروع کریں تو سب سے زیادہ انکم شو کی ہے زراعت کے حوالے سے یار محمد رند نے, بلوچستان کے سابق وفاقی وزیر ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 29,46,30,000 روپے کی انکم ہوئی ہے. اور نمبر 2 کون ہے؟ حیران نہ ہونا, نمبر 2 ہے پاکستان میں سب سے زیادہ انکم کرنے والے سب سے بڑے, یعنی انکم کے لحاظ سے یار محمد رند کے بعد سب سے بڑے فیوڈل کون ہے؟ آصف علی زرداری. آصف علی زرداری نے انکم شو کی ہے 136 ملین, یعنی 13,60,00,000 اور 50,000 روپے. یہ ہیں سب سے بڑے. اس کے بعد جاگیردار پاکستان کے اندر. اب سندھ سے شروع کریں تو بلاول بھٹو زرداری جو ان کے بیٹے ہیں وزیر خارجہ ابھی فارغ ہوئے, ان کی ہے 2,96,70,000 روپے ایگریکلچر کی انکم. اس کے علاوہ غلام مصطفیٰ شاہ کی 1.5 کروڑ انکم. سید خورشید احمد شاہ صاحب بھی ذمہ ہیں, تو انہوں نے شو کی ہے 2,11,50,000 روپے انکم. سید مرتضیٰ محمود ہیں جو سابق گورنر کے احمد محمود کے بیٹے ہیں, قومی اسمبلی کے ممبر وفاقی وزیر بھی, اور ہے ان کی 1,41,00,000 انکم. ان کے دوسرے بیٹے مصطفیٰ محمود ہیں 1,53,00,000 انکم. اس طرح جو مخدوم ہاشم جمع بخت ہیں, پنجاب کی بات کرنے لگا ہوں, وہ ہے 3 نمبر پہ پنجاب میں. ان کے بھائی مخدوم خسرو بختیار جو ہیں وہ ہیں پہلے نمبر پہ. انہوں نے اپنی زرعی انکم جو شو, یہ زرعی انکم کی بات ہو رہی ساری, زرعی انکم انہوں نے شو کی ہے 4,29,00,000 اور 99,000 روپے.
मखदूम खुसरो बख्तियार ने जो टैक्स अदा किया वो कोई 1,58,000 रुपये। मखदूम खुसरो बख्तियार का टैक्स जो है वो 1,58,000 रुपये है। हाशिम जवां बख्त की जो इनकम है वो 3,18,00,000 रुपये। हसनैन दरेशक जो साबिक वज़ीर ख़जाना भी रहे, वज़ीर लाइफ स्टॉक भी रहे, उनकी इनकम है 2,20,00,000 रुपये। इस तरह से यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म ने अपनी इनकम शो की है 1,20,00,000 रुपये। ज़राई इनकम की बात कर रहा हूँ। और शीरी मज़ारी बड़ी ज़िम्मेदार है पंजाब की, उन्होंने 1,18,00,000 रुपये की इनकम ज़ाहिर की है। इस तरह जो साबिक वज़ीर ख़जाना मैंने हाशिम जवां बख्त की बात की है तो उन्होंने 2,57,200 रुपये का टैक्स अदा किया, मजमूई तौर पे ज़राई भी और कारोबार का भी। सिंध में मैं बात कर चुका था। अब मखदूम खुसरो बख्तियार की मैंने बता दी 4,29,90,000 रुपये। मखदूम जमीलुज़्ज़मा जो मखदूम अमीन फ़हीम साहब के भाई हैं 1,20,00,000 की इनकम है। आमिर मक्सी 2,26,00,000 की इनकम है सिंध में। सिंध में ज़्यादा लोगों ने अपनी इनकम जो है वो डिक्लेरेशन दिए हैं, लेकिन पंजाब में बहुत कम लोग हैं जो इन्होंने। इस तरह फ़रियाल तालपुर जो ज़रदारी साहब की वो हमशीरा हैं, उन्होंने इनकम शो की है 2,33,00,000 रुपये। इस तरह मोहम्मद अली मलकानी है 1,10,00,000 रुपये। तैमूर तालपुर भी जो है, जो नए उनके MPS थे, वज़ीर भी थे, 1,28,00,000 रुपये। और मुमताज़ जाखरानी सिंध में बड़े ज़रदारी साहब के बाद सबसे बड़े 4,80,00,000 रुपये की इनकम मुमताज़ जाखरानी ने यहाँ पे ज़ाहिर की है। दोस्त मज़ारी की ज़राई इनकम साबिक जो स्पीकर पंजाब असम्बली डिप्टी स्पीकर, उन्होंने इनकम शो की है 0, ज़राई इनकम 0, कोई इनकम नहीं है। उस्मान बुज़दार की भी बात कर लेते हैं तो उस्मान बुज़दार साहब ने अपनी जो ज़राई इनकम डिक्लेयर की वो थी 80,000 रुपये। यानी 80,000 रुपये की इनकम के ऊपर जो है वो टैक्स क्या लगना है? टैक्स तो लगता है 4 लाख से ऊपर जा गए फारिग। नॉर्मल इनकम भी उनकी आप हैरान होंगे 9,38,000 रुपये, 9,38,858 रुपये की नॉर्मल इनकम, यानी तनख्वाह की इनकम भी ये। तो घर कैसे चलता रहा पता नहीं क्या। टैक्स जो उन्होंने दिया वो था सिर्फ 2,000 रुपये साल का। तो ये सूरत हाल है। ये मैंने आज जो आपको बात की है, तो डिक्लेरेशन करें, लोगों को पता चले ट्रांसपेरेंसी क्या है। पाकिस्तान आज यौम आज़ादी है। यौम आज़ादी में हमने ऐसे लोगों से भी आज़ादी हासिल करनी है जो पाकिस्तान की जमहूरियत के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के अवाम के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के वो पार्लियामेंटेरियन हैं जो पार्लियामेंट को अपने जागीर का हिस्सा तस्वर करते हैं, जो पार्लियामेंट को अपनी फैक्ट्री समझते हैं, जो पार्लियामेंट को अपना ब्यूरोक्रेट अगर है तो वो पार्लियामेंट को अपनी सबॉर्डिनेट समझते हैं। ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के अवाम सुप्रीम है। अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी याद किया जाए तो उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत है वही एक निज़ाम है और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ताकत का सरचश्मा है और सोशलिज़म हमारी मीशत है। सोशलिज़म का मतलब लोगों ने गाली बना दिया था। आज भाग भाग कर रूसी तरफ सारी हुकूमतें जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट समेत, क्योंकि वहाँ पे वो एक वाहिद मुल्क है जो अमेरिका से टक्कर लिए बैठा है, यूक्रेन के मामले पे भी और दूसरे मामलों पे भी। और सऊदी अरब से लेके ईरान तक सारे रूस के साथ अटैच हो रहे हैं। नहीं हल्का बंदी। कभी आपको मैं पाकिस्तान और जो इलाकाई सिनेरियो है, अमेरिका क्या कर रहा है, इंडिया किस तरह से खेल रहा है, कभी इस बात पर वीलॉग करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। आपका बहुत शुक्रिया।